बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। योगी सरकार के इस कदम को घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से ही जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और उसके बाद से ही घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। तमाम जो घुसपैठिए प्रदेश में मौजूद हैं उनकी तलाश करने का, जांच के बाद उन्हें वापस प्रदेश से उनकी जगह पर भेजने का जो तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि बीते कुछ दिनों से घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी लगातार जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं और लगातार जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मुद्दे को लेकर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक और जहां सरकार घुसपैठियों को चिन्हित करके तमाम जांच की प्रक्रिया कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सपा की ओर से तमाम जो बयान हैं वो आ रहे हैं इसको लेकर। आज चर्चा में इसी को लेकर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। 3 बड़ी तस्वीरें जरा देख लीजिए। यूपी में घुसपैठियों पर सीएम योगी का जो कहा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी गई है, यानी एक के बाद एक तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है घुसपैठियों को लेकर। घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान है उसे भी अब तेज कर दिया गया है। गोरखपुर में जो डिटेंशन सेंटर है वो बनकर तैयार हो गया है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई। आपको बताते चले कि ये जो तमाम घुसपैठी है इनको लेकर डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर इन्हें जांच के दौरान रखा जाएगा। वहां पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं है वो की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोरखपुर का जो डिटेंशन सेंटर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ऐसे ही कई डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार जो सियासत है वो कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। ये बार बार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा आपको सबसे पहले आगे बढ़े कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। घुसपैठी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है। संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार, घुसपैठियों का नहीं। संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करें, इसको लेकर लगातार जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। घुसपैठिए को चिन्हित कर डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है और तमाम जो डिटेंशन सेंटर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित भी किए जा रहे हैं। प्रदेश की जागरूक जनता से अपील है कि सतर्क रहे। अभी सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से अभी कुछ दिन पहले ही अपील भी की थी, घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रदेशवासियों से अपील की थी सीएम योगी ने कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर नजर बनाकर रखें। अपने घर में किसी को काम पर रखने से पहले भी जो तमाम जांच है वो करा ली जाए और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो एक्शन है वो भी प्रदेश में जारी है। चर्चा में आज इसी को लेकर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले जरा मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, लेकिन उसके पहले जरा आपको एक बाइट सुनवा देती हूं किस तरह से अखिलेश यादव जो है सपा अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कल कहा इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही साथ ओपी राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने क्या उसका जो जवाब है वो दिया। एक बार आपको वो सुनवा देते और उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। है कि यूपी के 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए। ये झूठ बोल रहे हैं। वोट वो कट रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। वोट वो कट रहे हैं जो गांवों से आके शहरों में बस गए हैं, तो 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो उनका एक जगह किया जा रहा है। जो स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में भी बस गए हैं तो उनका नाम एक स्टेट में किया जा रहा है, चाहे जहां वो चाहे। और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि वोट कट रहा है तो किसी भी बूथ पर अगर कहीं गड़बड़ी समझ में आ रही हो तो वो हमसे फोन कर दें, हमको बता दें या किसी माध्यम से सूचना दिलवा दें, हम उनका वोट सही करा देंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल शरद शरण जुड़ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
कर्नल शरद, सबसे पहले आपसे सवाल, आपके जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, पहले उन्होंने कहा कि 50,000 वोट कट रहे हैं, फिर कहा कि 1.5 करोड़, और अब कल एक बयान आता है कि 5 करोड़ जो वोट हैं वो कट जाते हैं। आखिर ऐसी जानकारी मिलती कहां से है? अगर सोशल मीडिया से मिलती है तो क्या सोशल मीडिया से ही सपा जो है वो अपने सारे कामों को संचालित कर रहा है? ये आंकड़े कैसे बदलते जाते हैं? सर अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें सर। शरद जी। दीप्ति जी, आपको, आपके साथी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। जी सर। जहां तक आंकड़े की बात रही तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब एसआईआर के माध्यम से छोटे दलों को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बीएलए पर्याप्त मात्रा में ना उपलब्ध होने की व्यवस्था के कारण लगभग लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, कम से कम समाजवादी पार्टी इस हालत में है, इतनी सक्षम है कि हमने 2.25 लाख बूथ पे सभी जगह अपने बीएलए नियुक्त किए हैं। और स्वाभाविक है, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के बीएलओ हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना डेटा लेने के लिए उपयोग कर रही है, उसी तरीके से हम अपने पार्टी के बीएलए के माध्यम से सभी बूथों से जानकारी ले रहे हैं। और ये जानकारी फ्लूइडिक है, बिकॉज इसमें रोज काम हो रहा है, तो रोज इसका डेटा चेंज हो रहा है। और जो स्थिति हमने शुरुआत में बताई थी, तो जो जिस तरीके से काम चल रहा था उसको देख के लग रहा था। हालांकि अभी चुनाव आयोग भी कल जो डेटा दिया है उसके हिसाब से करीब 17% वोटर्स का तो अभी डेटा उनके पास फॉर्म ही वापस नहीं आए हैं। और जो वो मैपिंग कर रहे हैं अपने मैप के उसमें ऐप के साथ, उनमें जो फॉर्म मिले भी हैं 83%, उनमें भी एनोमलिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो उसमें उन तथ्यों को देखते हुए लगभग जो अंदाजा लगाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसी फिगर के बारे में उल्लेखित किया है। हाँ, अच्छा। इतना जरूर मुझे अच्छी तरह से याद है कि एसआईआर के लिए सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अनवरत कहती आ रही है कि हम घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एसआईआर करा रहे हैं। उसमें और भी उन्होंने मुद्दे रखे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा घुसपैठियों का रखा है। दुख की बात यह है कि बिहार में तो नई सरकार भी बन गई है, लेकिन घुसपैठियों का संख्या नहीं दे पाया ना चुनाव आयोग ना भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो प्रामाणिकता है एसआईआर का घुसपैठियों के प्रति। दूसरी बात, कम से कम लखनऊ में मैं देख रहा हूं जो उनकी मेयर है शरद, मुझे खड़गवाल लगता है आपका जो वीडियो है वो फ्रीज हो गया है। मुझे लगता है आपका वीडियो फ्रीज हो गया है सर। ठीक है सर। जी, सर, जी, सर जी। ठीक हो गया वीडियो, आप बोलें सर, बोलें। जी, जो यहाँ की मेयर हैं खड़गवाल जी, वो लगभग 10 दिन से बस्तियों में जा रही हैं जहां पे इस तरीके से बांस के पन्नी के झोपड़े हैं। और जो इसी सोशल मीडिया पे ही देखे हैं मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे वीडियो हर जगह पटल पे आने ही नहीं देती है, तो कम से कम सोशल मीडिया पे आजादी है कि कोई व्यक्तिगत तौर पे भी मोबाइल से वीडियो बना के डाल सकता है। इस स्वतंत्रता का फायदा उन्होंने भी उठाया और हम जैसे दर्शकों ने भी उठाया सोशल मीडिया का। तो हमने देखा है कि वो महिलाओं से बात कर रही हैं कि आप लोग कहाँ के हैं, क्यों हैं, क्योंकि अधिकांश गरीब लोग हैं, मजदूर होंगे, दिन में मिलते नहीं होंगे। तो महिलाओं ने, अधिसंख्य महिलाओं ने ये बोला है कि हम आसाम के रहने वाले हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए दीप्ति जी एक बात और बता दूं जी कि 12 राज्यों में तो एसआईआर हो रहा है, ठीक है, लेकिन लेकिन आसाम में जहां 6 साल पहले लगभग 6 लाख घुसपैठिए चिन्हित किए थे वहां की सरकार ने, वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। तो एसआईआर की प्रामाणिकता पे एक बड़ा सवाल घुसपैठिए के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपके सामने और उठाया है। अब जहां तक बात रही घुसपैठिए की, तो दीप्ति जी, हम और आप जिस दौर में, जिस जमाने में जी रहे हैं, कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अपमानजनक सीन कभी नहीं देखा जैसा अमेरिका ने हमें दिखाया। अमेरिकन एयरफोर्स में हथकड़ियों और रस्सियों से अरे सर, भारतीयों अब को अमेरिका बांध पे करके कहाँ भेजा चले गया। गए? इन्हीं मुद्दों पर बात करें ना। अब अमेरिका कहाँ चले गए? घुसपैठिया, अभी यूपी की बात हो रही है, घुसपैठियों को लेकर बात हो रही है। आप अमेरिका कहाँ पहुंच गए सर? आप अमेरिका कहाँ पहुंच गए? अरे सर नहीं, अपनी बात पूरी करें, फिर दीपक जी से भी तो सवाल लूंगी। हाँ बिल्कुल, आप मुझे कह लेने दीजिए सर, इसी मुद्दे पर बने रहे, इसी मुद्दे पर अपनी बात रखें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, घुसपैठिया मुद्दा है ना दीप्ति जी, यार घुसपैठिए भी बोल रहा हूँ। अमेरिका ने भारतीय अरे सर, घुसपैठियों को अमेरिका की बात नहीं, अभी अमेरिका की बात नहीं। जब उस मुद्दे पर बात होगी तब सर दीपक जी से सवाल ले लेने दीजिए। सर दीपक जी से सवाल लेने दीजिए, मैं पढ़ दूं उसको।
आप मुझे स्क्रिप्ट दे दिए, मैं पढ़ देता हूँ। अरे अगर सर आप स्क्रिप्ट चाहती हैं क्यों जो आप बोले दूंगी मैं आपको? अपनी बात आपने रख दी, मैं दीपक जी तो से फिर सवाल आप ले मुझे लूं कहने की मुद्दों पर। स्वतंत्रता दीजिए। अरे सर 6-7 मिनट से आप बोल रहे हैं ना, अब एक सवाल उनसे भी तो ले लूं, आपके पास हाँ, वापस तो आप आऊंगी, उनसे आपको सवाल फिर ले से लीजिए, हम दोबारा आपको में फिर बात से कर मौका लेंगे। दूंगी सर, बिल्कुल जी, जी, दूंगी सर। बिल्कुल, हाँ मैं इससे ठीक है, सहमत, इससे ठीक है सर, सहमत। ठीक है। जी। दीपक जी देखिए, कर्नल शरद जी कह रहे हैं कि तमाम ये जो चीजें की जा रही हैं, असम की बात कर रहे हैं, असम के लोग हैं, 6 साल पहले जब वहां पर तमाम चीजें हुई थी तो फिर घुसपैठिए कहां से आ गए? कई तरह के सवाल है विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे सर? देखिए दीप्ति जी, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से भी और उससे पहले भी इन घुसपैठियों के, रोहिंग्यों के, बांग्लादेशियों के खिलाफ रही है कि देश के अंदर ये इनकी कैसे संख्या बढ़ रही है, कैसे इनके स्थान इनको मिल रहा है। समस्या ये खड़ी होती है दीप्ति जी कि कौन इनको संरक्षण दे रहा है और किस सरकार में रहते हुए इनके फर्जी कागजात बना दिए गए। कौन ने इनको स्थान देने का काम किया कि किसकी सरकार उस समय रही, किस टाइम पीरियड में रहा, किसने इनको स्थान देने का काम किया, क्यों स्थान उनको दिया? केवल वोट बैंक के खातिर, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के खातिर, केवल धर्म की, जाति की राजनीति के खातिर। ये सारा चिट्ठा खुल करके आ रहा है। इसीलिए प्रदेश में लगातार सरकार ने अभियान चलाया और इस अभियान को तेजी से अब उस पर लास्ट प्रिंट आउट पर निकालने का काम किया कि इसलिए हमने एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिलों में, बड़े बड़े कमिश्नरी क्षेत्र में, किस प्रकार से उनकी पूरी तरीके से पहचान कराई जाए और कहां से उनके पास जो जाली पेपर्स आ गए हैं वो कैसे आए हैं और किस प्रकार बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी और देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि किस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने केवल धर्म की राजनीति करने के लिए, जाति की राजनीति करने के लिए उनको संरक्षण देने का काम किया। और मैं तो सबसे बड़ी बात यह है दीप्ति जी, ये समझना पड़ेगा कि जब एसआईआर होता है, जो मृतक वोट है उसको काटना पड़ेगा, जो 2 स्थानों पर वोट पड़ा है तो उसको काटना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, प्रवक्ताओं के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? और इनसे इतना इतना प्यार बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से कैसे है कि अगर उन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, उनके पेपरों की जांच की जाएगी, भाई इनको कौन सा प्रेम है जो इनके पेट में दर्द होने लगता है कि भाई उन पे नहीं करने चाहिए। अभी मैं कल ही एक डिबेट में जुड़ा था, मैंने बोला वो तो गरीब हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जो लोग वो घुसपैठी हैं कि गरीब हैं। ये किस प्रकार के लोग हैं जो लोगों को संरक्षण देने का काम किया था। दीप्ति जी, निश्चित रूप से सरकार ने अपनी पहल के साथ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और स्थानों की सुरक्षा करने हेतु जिस प्रकार से हम लोगों को घुसपैठियों को हटाना, और ये सरकार ने जनता से भी आह्वान किया है, निवेदन किया है कि अपने आसपास के लोगों की पहचान कराइए, उनको जानिए, पहचानिए, किसी को किराए पर मकान देने से पहले भी उसको समझिए और बूझिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जागरूकता के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है और निश्चित रूप से ये जो डिटेंशन सेंटर बनेगा ना, उसमें निश्चित रूप से हर एक चीज को प्रामाणिकता के सामने आएगी और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का चेहरा उसमें सामने आ जाएगा। ठीक है। कर्नल शरद जी, देखिए आप कह रहे हैं, अभी आपके जो सपा अध्यक्ष हैं उनका बयान आ रहा है कि 5 करोड़। सबसे पहले तो सवाल मुझे ये बताएं कि आखिर ये 5 करोड़ लोग हैं कहां? इसी तरह से जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो इसी तरह के एलिगेशंस, इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन एक भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई, एक भी ऐसा आदमी सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि वो भारत का नागरिक है और उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। जरा मुझे इसका भी जवाब दें सर। दीप्ति जी, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो हम लोग घुसपैठियों पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं फिर दोहरा देता हूं, जो मैंने, आप चाहें तो मैं दोहरा सकता हूं। बिहार में एसआईआर हो गया, नई सरकार बन गई, घुसपैठिए की संख्या की कोई घोषणा नहीं हुई है अभी तक। अरे सर, एक भी संख्या नहीं बताई। हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूं कि जिन 5 करोड़ लोगों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो 5 करोड़ लोग आखिर हैं कहां? उसमें से एक भी सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर आप इतनी श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि 5 करोड़ लोगों को निकाल दिया गया है। जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया जी, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे सर, धैर्य रखा हुआ है मैंने। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी।
हमने अनुमानित संख्या दी है। जो आप दावा करने की बात कर रही हैं वो तो 16 तारीख को लिस्ट जब पब्लिश होगी हमारे पास आएगी, हम उसका एक्चुअल डेटा चेक करेंगे कि किसका किसका वोट नहीं है, तब वो चेहरे आपके सामने लेके आएंगे ना हम। अच्छा जी। और अगर आपको याद हो तो कल लोकसभा में एक सांसद ने बोला था कि हमको ट्रेनों की व्यवस्था करा दीजिए, हम उन लोगों को लाके लोकसभा के सामने खड़ा कर देंगे, बोला था ना। और मैं वापस वहीं चलता हूं, घुसपैठिए पे आ जाता हूं। हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है दीप्ति जी, इंसान का बायोडेटा देख लीजिए नौकरी देने से पहले, इतना तो करेंगे ना। तो 11 साल दिल्ली में हो गए ना, 9.5 साल लखनऊ में हो गए ना। अमेरिका से उनकी एयरफोर्स के जहाज में भारतीयों को रस्सी और जंजीरों से बांध के भेजा गया ना। पालम हवाई अड्डे पे भारतीय घुसपैठियों को उतारा गया ना। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ वो देख लीजिए आप। इंडियन एयरफोर्स का जहाज गया, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। चलिए अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर ले सर, बात पूरी कर ले, ठीक है। जी जी, इंडियन एयरफोर्स का जहाज। चलिए दीपक जी बात पूरी कर लेने दीजिए, कर्नल शरद को बात पूरी कर लेने दीजिए। दीपक जी आपके पास आऊंगी, चलिए ठीक है सर, बात पूरी कर ले सर। हाँ, इंडियन एयरफोर्स का जहाज बांग्लादेश गया, वहां उतरा भी, बेगम खालिदा जिया को लेके हिंदुस्तान वापस आया। अभी बेगम खालिदा जिया हिंदुस्तान में रह रही है, कहां रह रही है भारत सरकार को पता, मुझे नहीं पता। कर्नल शरद जी, समय जो है वो लिमिटेड है, तो मुद्दों पे बने रहना, इतनी लंबी दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी। आप दीदी बोलने नहीं देना चाहती हैं सर, आप मुद्दों पे रह के बात करें ना, कहाँ पहुंच जा रहे हैं आप। हाँ, मुझे ये बताइए कि 11 साल हो गए, अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जहाज बांग्लादेशियों को रस्सी और जंजीरों में बांध के ढाका क्यों नहीं ले गया? 11 साल में तो कोई जहाज गया नहीं। अभी बंगाल में चुनाव आया है, 4 महीने घुसपैठिया करिए, फिर दफन कर दीजिएगा। लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि जब किया जा रहा है तो दिक्कत आप लोगों को उस बात से भी है। सवाल तो फिर वही है कि दिक्कत आप लोगों को फिर भी है। जब नहीं किया जा रहा था तो भी दिक्कत थी सर, अब किया जा रहा तो बयान आप लोग दे रहे हैं। हाँ, एक सेकंड जी सर, आप गलत इल्जाम लगा रही हैं। आप ये कैसे कह सकती कि हमें दिक्कत हो रही? मैं कह रहा हूं इस देश में कोई भी घुसपैठिया उसको निकाल के आज 24 घंटे में बाहर कीजिए, आपका दायित्व है। और अगर इस देश में घुसपैठिया 11 साल से, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए दीपक जी का जवाब ले लेते। ठीक है सर, दीपक जी का जवाब ले लेते हैं। बोले दीपक जी। जी, मैं वही बात कह रहा था कि सरकार तो लगातार उस पर काम कर रही है, लोगों को चिन्हित कर रही है, उनको बाहर करने का काम कर रही है। मगर सवाल यही खड़ा होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनको लगातार उनके पक्ष में बयानबाजी करते हैं, उनका समर्थन करने का काम करते हैं, उनका साथ देने का काम करते हैं, और किन सरकारों पर उनके डुप्लीकेट पेपर बना करके अपने वोट बैंक के खातिर उनको वोट बनाने का काम किया गया, ये उसकी भी पहचान हो रही है, उसकी भी पहचान हो रही है। और ऐसे लोग जो जिस भी सरकार में रह करके उनके ऐसे गलत पेपर बनाने का काम किए होंगे, निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। समस्या क्या है, कभी समाजवादी पार्टी के लोग बिहार में हुए चुनाव में कहते कि हमने अपनी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है, तो फिर भाई एसआईआर पर आरोप क्यों लगाते हैं, फिर घुसपैठियों पर समर्थन में क्यों आते हैं? ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र हमेशा से घूमता रहता है। समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता किसी और की बात को करते हैं, कोई प्रवक्ता किसी और की बात को करते हैं, कोई प्रवक्ता पीडीए की फुल फॉर्म को कोई और शब्दों में रखता है, कोई प्रवक्ता पीडीए की फुल फॉर्म को और शब्दों में रखता है। अभी हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे हर जगह बीएलए है, हमारे बीएलए बने हुए हैं। अरे भाई, बीएलए अगर आपके बने हुए हैं, हर बूथ पर आपका बीएलए काम कर रहा है, तो किसी का गलत वोट कैसे कट जाएगा, कैसे कोई वोट गड़बड़ हो जाएगा, कैसे वोट चोरी हो जाएगा? फिर भी आप सरकार पर, चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर 5000 से अधिक वोटों का आरोप लगा रहे हैं। भाई, कौन सा चश्मा है जो आपके पास आंकड़ा निकाल के रख लेते हैं? आपके व्यक्ति वहां बैठे हैं, आपके व्यक्ति के सामने कोई चोरी कर ले जा रहा है, इसका मतलब फिर आप कमजोर है, आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, वहां बचा पा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमेशा से सरकार में ये समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी को ये दृश्य सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया है, वो कभी भी अब सत्ता में आने वाले नहीं है। इसलिए सत्ता की बौखलाहट है कि किस प्रकार से एसआईआर पर सवाल खड़ा करें, किस प्रकार से घुसपैठियों के समर्थन में हो, किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करें, किस प्रकार से धर्म की राजनीति करें।
किस प्रकार से लगातार इस प्रकार के धौरे चरित्र को अपनाने का काम करते हैं, मगर ये सपना सच होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से 2017 से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद इसलिए दिया है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं की चिंता अगर किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। कानून व्यवस्था की चिंता अगर किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। ठीक है, दीपक सोनकर जी वापस आऊंगी आपके पास। जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर। अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है, जरा एक बार वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। बीजेपी की ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। AK शर्मा है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जो भी बाहर से आए हैं और जो भी अवैध लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं, जिनको हमारे यहाँ रहने का, हमारे देश में रहने का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, उन सबको बाहर भेजा जाना चाहिए, बाहर भेजा जाएगा। लगभग 50,000 से के करीब घुसपैठिए हमारे लखनऊ महानगर की सीमा में हम लोग सस्पेक्ट कर चुके हैं, हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और कौन कौन झुग्गियों में ऐसे सस्पेक्ट हैं, कौन कौन कहां पर रह रहा है, इसकी झुग्गी झोपड़ियों की भी लिस्ट हमारे पास है। उसको भी हम समय आने पर प्रशासन को सौंपेंगे, जिससे प्रशासन अपनी कार्रवाई। और हमारे साथ AK जैन जी जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP रह चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सर AK जैन सर, ये बताएं, घुसपैठियों को लेकर बात हो रही है। बीते कई सालों से जो घुसपैठिए हैं वो देश में आते रहे, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आखिर आपसे समझना चाहूंगी कि ये घुसपैठिए देश के अंदर, राज्यों के अंदर आते कैसे हैं? आने का तो बेसिकली लैंड रूट ही है, जमीन के ही उससे आते हैं, बांग्लादेश से एंटर करते हैं। पहले BSF की उतनी सख्ती बॉर्डर पे नहीं थी, अब सख्ती की जा रही है, रोका जा रहा है और सख्ती से रोका जा रहा है। फिर भी कोई कहता है कि टनल्स बने हैं, टनल्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, जैसे अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पे कहा जाता है। तो ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड समस्या है। और क्योंकि जब जब बांग्लादेश में हालात इंटरनल अच्छे नहीं होते हैं तो वो लोग यहाँ पर नौकरियों की तलाश में, शांति की तलाश में कि यहाँ पे कारोबार कर सकेंगे, आ जाते हैं। बीच में बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, उस समय इस पर रोक लगी थी। अब सख्ती हो रही है और सख्ती होनी चाहिए। जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी क्लियर कर दिया कि उनके लिए कोई रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता। जो हमारे संसाधन हैं उनको, उनके ऊपर वो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासियों के संसाधन हैं। तो इसमें सख्ती होनी चाहिए। उसी के बाद से योगी गवर्नमेंट ने ये डिटेंशन सेंटर्स का प्रस्ताव बनाया है और उन्होंने इसको टेकअप किया है। ये बहुत अच्छी एक पहल है। ये वो लोग हैं जिनका कि कोई हमारे देश से कोई विशेष लगाव नहीं है और ये स्लीपर मॉड्यूल का भी काम कर सकते हैं, क्राइम्स में भी लिप्त हैं। जो लोग इनके सिटीजनशिप के कार्ड वगैरह और आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाते हैं, उनके लिए ये उनके इशारे पर ये कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए इनको चिन्हित कर, लखनऊ में मुझे बताया गया है कि जहां जहां चिन्हित किए गए अगले दिन वहां से सब पलायन कर चुके थे। तो इसीलिए डिटेंशन सेंटर का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जब एक बार शक हो जाए तो उसमें डिटेन किया जाए, फिर वहां से भेज के उनके पते कंफर्म कराए जाएं, और अगर कंफर्मेशन होता है कि नहीं असम के नहीं हैं, ये बांग्लादेश के हैं, तो इनको डिपोर्ट किया जाए। बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि ये जो तमाम लोग होते हैं घुसपैठिए, इनको अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन को भी एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है, किस तरीके से इनको आप लोग फाइंड आउट करते हैं? चैलेंजेस क्या कुछ होते हैं इनका पता लगाने में? क्या वो तमाम चीजें होती हैं सर? सब पता चल जाता है जी। कौन कौन है। कूड़ा बीनने वाले हैं, ये ट्रेडिशनली वो काम कर रहे हैं, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में कार्यरत हैं, और लोकल लोग बता देते हैं।
जो पुलिस को सूचनाएं मिलती रहती हैं, नगर निगम के अधिकारियों को मिलती रहती हैं, जिला प्रशासन को मिलती हैं कि फला मोहल्ले में ये सब रह रहे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि उसको गंभीरता से वेरीफाई कर लिया जाए, जिससे कि कोई हमारे देश का नागरिक उस लपेटे में ना आ जाए। तो ये किया जाना जरूरी है, पर अन्यथा इनको बाहर भेजा जाना चाहिए और इसमें सख्ती की आवश्यकता है। एनडीए गवर्नमेंट ने जो फॉरेनर्स एक्ट है उसको बड़ा मजबूत किया है। फॉरेनर्स एक्ट को मजबूत करने के बाद उसमें बड़ी लंबी सजाएं हैं। जो आपके आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको दायित्व दिया गया है इलेक्शन कमीशन को फेयर इलेक्शन कराने का, फ्री एंड फेयर। उसमें यह है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो वोट करेंगे। जो मैं देखता हूं कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि साहब ये क्यों, इलेक्शन कमीशन का कहां से काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप को तय नहीं करेंगे, पर वो ये सुनिश्चित करेंगे कि केवल इंडिया के सिटीजन्स ही चुनाव में मतदान करें, तभी फ्री और फेयर पोल संभव है। तो उसी के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर पश्चिमी बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये घुसपैठिए हैं, रह रहे हैं, और इस पे सख्ती हो रही है और होनी चाहिए। और डीसीपी क्राइम है वाराणसी के सर्वनन थगामड़ी, क्या कुछ उन्होंने कहा है इसको लेकर, उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। संदिग्ध व्यक्ति जो बांग्लादेश या म्यांमार रोहिंग्या लोग हैं, उनका लगातार चेकिंग की जा रही है। या हम भी, हमारा टीम बंगाल के लिए भी टीम में डिटेल किया गया, जो लोग वहाँ जाके लोकल इनपुट भी कलेक्ट करेंगे कि क्या ये लोग का पैदाशी उधरी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, हमारे साथ एके जैन जी बने हुए हैं। एके जैन सर, देखिए घुसपैठियों को लेकर लगातार बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, घुसपैठियों को पहले उनकी तलाश जारी की गई, पहचान कर उन्हें यहां से डिपोर्ट करने को, डेमोग्राफी बदल रही है तेजी के साथ पूरे देश की अगर हम बात करें, तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि इस तरह के तमाम लोगों को जांच के बाद राज्य से बाहर भेजा जाए, देश से बाहर भेजा जाए? बिल्कुल सही वक्त है। इसमें डिले हो रहा है, बल्कि मेरा मानना है इसमें अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये आए हैं, इनको यहाँ पे शरण दे दीजिए। यूरोप के जिन देशों ने शरण दी वो आज भुगत रहे हैं, बिल्कुल वो समझ रहे हैं कि क्या हुआ है। जिन देशों ने नहीं दी है वहां पर कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। तो हमको इस पे एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था। हमारे कंट्री को एक बड़ा सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, सॉफ्ट स्टेट बनकर इसमें काम नहीं हो पाएगा। इससे ये लोग जो हैं कभी भी स्लीपर मॉड्यूल का काम कर सकते हैं, किसी के भी हाथ का मोहरा बन सकते हैं, इसलिए क्राइम्स में भी लिप्त हैं। इसलिए इस पे जितनी सख्ती की जाए, जितनी शीघ्र की जाए, उतनी आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, और ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। डिटेंशन सेंटर बनने चाहिए और इनको यहाँ से प्रदेश के बाहर किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे नतीजे इनके बाहर होने के बाद मिलेंगे। बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दीपक सोनकर और कर्नल शरद भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी सरकार घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्त हो गई है, लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी कर रहा है। लेकिन इस तरह के तमाम घुसपैठिए जो किसी भी राज्य में मौजूद हैं, उनको निकाले जाना, पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो तमाम लोग हैं जो स्थानीय लोगों के जो हक हैं उनको कहीं ना कहीं मारते हैं। और तमाम जो योजनाएं हैं उसमें भी जो एक बड़ी कहा जा सकता है कि उस तमाम तरह की चीजें आती हैं, मुश्किलें आती हैं उन योजनाओं को देने में, वहां पर भी वो मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे जो तमाम लोग हैं उन्हें बाहर किया जाए जल्द से जल्द, और इसी को लेकर सीएम योगी भी सख्त हो चुके हैं। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार, खबर दोपहर